हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र तिवारी आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। हम लोगों ने पिछले दिनों चार्ज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स फाइंड आउट होता है उसको, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कूलम्ब्स लॉ की स्टडी भी हम लोगों ने पिछले दिनों किया है। कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की स्टडी भी हम लोग कर चुके हैं, जिससे हम लोगों को पता चला कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फोर्स या जो कूलम्बियन फोर्स है, मीन्स दो चार्जेस, दो आवेशों के बीच का जो फोर्स है, बल है, वो केंद्रीय बल होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। अर्थात दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के एलॉन्ग होता है। तो ऐसे बलों को हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो इसका भी पता चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स का सेंट्रल होना। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर टू नो। आज हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन द कूलम्ब्स लॉ। लेकिन इसको जानने के पहले हम थोड़ा जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये क्या होता है? तो विशेष रूप से इस काम को क्वेश्चंस में यूज करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये स्टेट करता है कि ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज, अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स आने पॉइंट चार्ज फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि कोई चार्ज है Q1, यहाँ है Q2, यहाँ है Q3, ऐसे बहुत सारे चार्जेज हैं। और इनके वजह से अगर हमें किसी सिंगल फोर्स Q0 के ऊपर टोटल या रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारे फोर्सेस के कारण हम इंडिविजुअली पहले इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे और आफ्टर दैट हम इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स के अध्यारोपण का सिद्धांत इज स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज applied by this charge applied on this charge by these individual charges। इन इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से इंडिविजुअली जो इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, सारे ही फोर्सेस का जब हम वेक्टर सम कर देंगे तो वेक्टर सम के बाद जो फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, वही फोर्स ऑन चार्ज Q0 हो जाएगा। जैसा हमको पता है बाई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, हम सबको पता है कि जैसे चार्ज Q1 के वजह से Q0 पर फोर्स फाइंड आउट करना अगर हो, जैसे ये प्लस है, ये भी अगर प्लस हो, तो इस Q0 चार्ज के ऊपर जो फोर्स है ड्यू टू चार्ज Q1, इस फोर्स का डायरेक्शन होगा दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के एलॉन्ग, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है। जोड़ने वाली लाइन के एलॉन्ग होने का मतलब हो गया दिस, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल्सन होगा। सपोज कर ले रहे हैं ये है F1 मीन्स जो है फोर्स ऑन Q0 है ड्यू टू Q1।
सिमिलरली फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू, जब हम Q2 निकालेंगे तो चार्जेस को जोड़ने वाले लाइन के एलॉन्ग होगा F2, और इन दिस वे हम F1 F2 F3 F4 या अनदर और भी अगर चार्ज पार्टिकल्स होते तो सबके वजह से फोर्स हम यहाँ निकाल लेते, और अगर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे F1 का F2 का, ऐसे ही जो अनदर फोर्स आएगा F3 F4 सारे फोर्सेस का, तो इस प्रकार हम नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इस तरीके से करके और हम नेट या रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। और जैसा कि आपको पता है कि अगर हमको चार्ज के बीच के फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए तो हम स्केलर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस पता करना है तो सारे चार्जेस के वजह से अलग अलग फोर्स बाई कूलम्ब्स लॉ यूज करके फाइंड करके और सबका वेक्टर सम करके हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। इस पर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, यहाँ यूज करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे आपको। हम सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपके बुक का ही ले रहे हैं, NCERT के बुक का क्वेश्चन नंबर हम 2 ले रहे हैं। आप अपने बुक से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फिलहाल हम आपको स्टार्ट में ही क्वेश्चन अपने यहाँ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप चाहें तो NCERT जो आपकी बुक है वहाँ से देख सकते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का यूज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ गिवन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर नॉट 2 बट क्वेश्चन नंबर 6 हियर, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ NCERT। यहाँ आपको दिया है हियर इज ए क्यूब, हियर इज ए क्यूब, एक यहाँ क्यूब है ABCD, जिसके कार्नर्स पर चार्ज की वैल्यू रखी है QA इज इक्वल टू है 2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बुक में भी आपके हैं। बी कार्नर पे चार्ज है QB -5 माइक्रोकूलम। QC +2 माइक्रोकूलम। QD -5 माइक्रोकूलम। ये आपको चारों कार्नर्स पे 4 चार्जेस दे दिए हैं। और जो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर आपका स्क्वायर का वो है, यहाँ पर कोई चार्ज है, हम सपोज कर ले रहे हैं Q0 है, जैसा कि हमने आपको ऊपर ऐसे ये चीज़ हमने आपको यहाँ बताया कि अगर हमको Q0 पर फोर्स ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 की वजह से रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 फाइंड आउट करना है तो इंडिविजुअली पहले हम Q1 की वजह से, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, सबके कारण बाई कूलम्ब्स लॉ अलग अलग फोर्स निकाल के, लेकिन सबका हम वेक्टर सम करेंगे, इसलिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और रिजल्टेंट ऑफ ऑल आप वेक्टर सम से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम वेक्टर सम करेंगे और वेक्टर सम करना आपको क्लास 11th में ही पढ़ाया गया है, तो वो हमको यहाँ पर यूज भी करना होगा। तो यहाँ एक स्क्वायर है, स्क्वायर ABCD, जिसके कार्नर्स ABCD के ऊपर आपको चार्जेस रखे गए हैं QA QB QC एंड QD, गिवन मैग्नीट्यूड्स आपको दिखाए गए हैं। रिजल्टेंट फोर्स हमको फाइंड आउट करना है एट ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर रो ऑफ द स्क्वायर, यहाँ हमको फाइंड करना है। साइड ऑफ द स्क्वायर हमको दिया गया होगा 10 सेंटीमीटर। ये जो साइड दिया हुआ है A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन अपने बुक से भी देखिए।
इसका हम सॉल्यूशन कैसे लेंगे ये देखेंगे। जैसा कि हम आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बता रहे हैं, उसी प्रिंसिपल का हमको यहाँ यूज़ करना है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ कहीं भी किसी पॉइंट चार्ज पर 2 और मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना हो, नेट फोर्स फाइंड आउट करना हो, तो वहाँ हम इंडिविजुअली चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल कर और सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। पहले हम फोर्स निकालेंगे ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू ए, उसके बाद क्यू बी, उसके बाद ड्यू टू क्यू सी, उसके बाद ड्यू टू क्यू डी। सारे की वजह से अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे और सबका वेक्टर सम कर लेंगे। डायरेक्शन तो हम देख ही सकते हैं। क्यू नॉट प्लस चार्ज है, वन माइक्रो कूलम का है। क्यू ए भी प्लस है। क्यू ए के कारण जो क्यू नॉट के ऊपर फोर्स होगा, अगर वो सपोज कर ले रहे हैं कि एफ ए है, तो वो डायरेक्शन इधर होगा, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के एलॉन्ग होगा। चूँकि रिपल्सन है तो बाहर की ओर होगा। ये ध्यान रहे कि पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के एलॉन्ग होता है, चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे वो इनवर्ड हो, क्योंकि चूँकि फोर्स सेंट्रल है तो हमेशा सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के एलॉन्ग होगा, कोई और डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्यू ए की वजह से क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स होगा वो होगा चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के एलॉन्ग बाहर की ओर, आउटवर्ड, और दैट विल बी, सपोज कर ले रहे हैं हम ये एफ ए है, एफ ए। क्यू सी यहाँ जो चार्ज आपका है क्यू सी, उसके वजह से जो फोर्स यहाँ है सपोज कर ले रहे हैं एफ सी, वो भी इधर बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है तो बाहर हो गया। यहाँ देखेंगे क्यू बी माइनस चार्ज है और क्यू नॉट प्लस चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग ही अट्रैक्शन होगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा। ये एफ बी हो गया, एफ बी। और क्यू डी की वजह से जो क्यू नॉट के ऊपर फोर्स हुआ वो भी अट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए कि क्यू डी माइनस है, तो ये आपका हो गया एफ डी। इस प्रकार आप देख रहे हैं क्यू नॉट के ऊपर यहाँ इंडिविजुअल 4 चार्जेस के वजह से 4 फोर्सेज हो गए। एफ ए हो गया, एफ बी हो गया, एफ ए हो गया, एफ सी हो गया, एफ बी हो गया, एफ डी हो गया। पहले इन चारों फोर्सेस का हम निकाल देंगे मैग्नीट्यूड, और आफ्टर दैट हम इन सब का वेक्टर सम करके रिजल्टेंट ऑन क्यू नॉट फाइंड करेंगे। जैसे एफ ए अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बाई स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ होता है, आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू ए होगा, क्यू नॉट होगा अपान ओ ए स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि क्यू ए से क्यू नॉट की डिस्टेंस ओ ए है, आप देख सकते हैं। और ये ओ ए जो आपका होगा, ये ओ ए आप चाहें तो वैल्यू लिख सकते हैं ओ ए की। आपको मालूम है कि जो साइड है टोटल वो 10 सेंटीमीटर का है, तो डायगोनल होगा 10√2 सेंटीमीटर, लेकिन इसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो हमको ओ ए मिलेगा 10√2/2 सेंटीमीटर। इतनी चीज़, ये चीज़ वैल्यू होगी इसकी। ओ ए की वैल्यू आप चाहें तो 5√2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या अगर आप ओ ए की वैल्यू चाहें तो इसको मीटर में बनाने के लिए 5√2 इंटू 10⁻⁻² मीटर भी इसको लिख सकते हैं। ये ओ ए की वैल्यू हो गई। और दिस वैल्यू जो होगी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी भी होगी, यही वैल्यू इज इक्वल टू ओ बी, यही वैल्यू इज इक्वल टू ओ सी, यही वैल्यू इज इक्वल टू ओ डी भी होगी। ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी चारों इक्वल होगा। वैल्यू होगी 5√2 10⁻² मीटर। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्वेश्चन में अपने यूज करेंगे और हम एफ ए को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ एफ ए हो गया, आप चाहें तो निकाल सकते हैं इसको 9 × 10⁹। आपको मालूम है, बताए हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। क्यू ए की वैल्यू गिवन है, क्यू ए 2 माइक्रो कूलम है, तो ये 2 × 10⁻⁻6 हो गया। क्यू नॉट 1 × 10⁻⁻6 हो गया अपान आर ओ ए का स्क्वायर। ओ ए ले लेंगे यहाँ से हम 5√2 10⁻⁻6
-2 स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो एफ आई आ जाएगा हमारा, और एफ आई इज इक्वल टू 9 10⁻⁹ 2 इंटू 10⁻⁻12 बाई 5√2 10⁻⁻2 स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन। आप इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा इतना न्यूटन, ये एफ आई हो गया। बट आप सिमिलरली देखेंगे जब आप एफ सी निकालेंगे, एफ सी मतलब फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, और ड्यू टू क्यू सी जब हम फाइंड करेंगे क्यू सी की वजह से, तो ये फोर्स भी वही आएगा, इसलिए कि जो क्यू सी है वही क्यू ए है, क्यू नॉट तो सेम ही है, जो डिस्टेंस ओ ए है वही ओ सी भी है। तो फोर्स की वैल्यू जो एफ सी है वो जस्ट इक्वल टू एफ ए आएगी। आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप जब आप एफ बी निकालेंगे, एफ बी मतलब चार्ज क्यू बी के वजह से क्यू नॉट के ऊपर फोर्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ से आप एफ बी निकाल सकते हैं, और जो एफ बी होगा वही एफ डी होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ की स्केलर फॉर्म का ही यहाँ पर भी यूज करेंगे, 1/4πε0 क्यू बी क्यू नॉट बाई ओ बी स्क्वायर। तो डिस्टेंस वही है। इस प्रकार आप निकाल के जब देखेंगे ओ बी की वैल्यू रखेंगे 5√2 10⁻⁻2 मीटर, यही जो वैल्यू यहाँ निकाली गई है रख देंगे। रखने के बाद आप देखेंगे जो वैल्यू एफ बी है वही एफ डी है। अब हम यहाँ रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ डी निकालेंगे। जब हम रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड रिजल्टेंट निकालेंगे ऑफ एफ सी एंड एफ ए, स्पष्टतया आपको दिख रहा है कि एफ सी एंड एफ ए दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो जब हम इनका वेक्टर सम करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एफ ए एंड एफ सी बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इस प्रकार दो वेक्टर जब इक्वल अपोजिट होंगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उन माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम निकालेंगे रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ डी, तो एफ बी एंड एफ डी का रिजल्टेंट निकालने के बाद ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए कि एफ डी एंड एफ बी बोथ आर अपोजिट एंड इन मैग्नीट्यूड इक्वल भी हैं, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इस प्रकार एफ सी एफ ए का रिजल्टेंट 0 हो गया, एफ बी एफ डी का रिजल्टेंट भी 0 हो गया। और इस प्रकार जब इन चारों का रिजल्टेंट लेंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। मीन्स फोर्स ऑन टोटल फोर्स नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसमें हमने क्या किया, तो इंडिविजुअली सारे चार्जेस के वजह से अलग अलग फोर्स निकाल कर चारों फोर्सेस का वेक्टर सम कर दिया। तो इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और इस लॉ का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इस प्रकार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत की स्टडी करने के बाद हम एक चीज़ देखेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स हिंदी में हम चाहें तो कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है, बिल्कुल ग्रेविटेशन चैप्टर की तरह सिमिलर है वो। वहाँ पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी किए हुए हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास होता है, मास बॉडी का फील्ड होता है। आपने पढ़ा है कि किसी मास बॉडी के चारों ओर का वो स्पेस, वो फील्ड जिसमें कोई अनदर मास ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव करता है, उस फील्ड या स्पेस को उस मास बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। बिल्कुल उसी के जैसा यहाँ ये फील्ड है, बस अंतर ये है वहाँ फील्ड ड्यू टू मास है,
यहाँ फील्ड ड्यू टू चार्ज है। तो किसी चार्ज के कारण जो चारों ओर का स्पेस होगा जो फील्ड होगा, जिसमें कोई भी अनदर चार्ज, जैसे हम सपोज कर ले रहे हैं यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज है और इसके चारों ओर का ये स्पेस है, ये फील्ड है, जिसमें कोई अनदर चार्ज अगर आता है, बाहर से कोई अगर चार्ज आता है तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो वो स्पेस या फील्ड around a point charge in which another point charge experiences the electric force। वहाँ हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते थे, क्योंकि मास के वजह से मास पर जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल होता है, और चार्ज के कारण चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक होता है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह स्पेस, वह फील्ड, जिसमें कोई भी अनदर चार्ज, बाहर से आने वाला चार्ज, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, उसी फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या वो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। हमने आपको दिखाया है ये प्लस क्यू चार्ज है, जिसके कारण इसके चारों तरफ का ये स्पेस है, जिसमें अगर कोई बाहर से चार्ज आता है तो वो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स को अर्थात वैद्युत बल को एक्सपीरियंस करता है, वैद्युत बल को अनुभव करता है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम बात यहाँ कर रहे हैं एक चार्ज तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक चार्ज हम बाहर से ले आ रहे हैं जो इसके कारण फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, उस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, जिस चार्ज के वजह से फील्ड है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। और जहाँ ये पता करने के लिए कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, या कुछ और भी स्टडीज़ करने के लिए हम लोग हमेशा बाहर से एक चार्ज लेके आते हैं। तो जो भी चार्ज बाहर से लाएंगे उस चार्ज का नाम होगा टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज मीन्स बाहर से लाया गया चार्ज है, वो स्टडी करने के लिए लाया गया है, तो उसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। जिस चार्ज के कारण फील्ड है वो हो गया सोर्स चार्ज। ये ध्यान रखेंगे कि टेस्ट चार्ज हमेशा निग्लिजिबल होगा, बहुत कम वैल्यू का होगा, नंबर 1। नंबर 2, फॉर आवर कन्वीनियंस, स्टडी में अपनी सुविधा के लिए, यहाँ कोई हाउ वाई जैसी बहुत बात नहीं है, अपनी सुविधा के लिए हम स्वेच्छा से टेस्ट चार्ज जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। हालांकि आप नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन हमने आपसे सीधे सीधे बताया कि फॉर कन्वीनियंस हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज को जब भी लाएंगे तो प्लस लाएंगे। सोर्स चार्ज निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। सोर्स चार्ज अर्थात जिस चार्ज के कारण फील्ड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी होगा या हो सकता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो टेस्ट चार्ज लाना है वो हमेशा पॉजिटिव लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि हमारे स्टडी में सुविधा रहेगी। कुछ और भी बातें हैं तो उसमें आसानी रहेगी, तो इस वजह से हम इसको टेस्ट चार्ज जो होगा वो हम हमेशा पॉजिटिव लाएंगे। इस पर हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखते हुए ही स्टडी करेंगे। फिलहाल हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें कोई अनदर चार्ज में टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। एक टर्म हम बताएंगे यहाँ पर आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी में आप चाहें तो कह सकते हैं, हिंदी में बोल दे रहा हूँ मैं तो, ताकि दोनों ही जो बोर्ड के बच्चे हैं इसको पढ़ पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जैसे आप क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़े हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी गुरुत्वीय बल क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ आप क्या पढ़ते थे? फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट मास।
आप जहाँ कहीं भी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती थी तो आप यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कौन सा फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फोर्स। डू यू नो ड्यू टू चार्ज फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जैसे हमने अभी आपको टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज प्लस क्यों दिखाया है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एज वी सपोज कि हमको पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए फाइंड आउट करना है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट ए ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मीन्स यहाँ कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे, इस पर इस सोर्स चार्ज की वजह से जितना फोर्स लगेगा उसी फोर्स को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एज वी सपोज अगर हम कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, अभी हम आपको बताए हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिए, क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा अगर वो एफ है तो ये एफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो एफ है, हमको चाहिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स, तो दैट विल बी एफ बाई क्यू नॉट। और फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस प्रकार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट। तो दैट इज डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन